तो बच्चों आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है टॉपिक व्हाट हैपन टू द शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स। इससे पहले जो हमने पढ़ा, जो ट्राइबल्स एक जगह रुककर खेती करने लगे थे, जो जिनके अपने क्लॉन्स थे, उनके अपने चीफ थे, और उन पर किस तरह से ब्रिटिश ने अपना प्रभाव डाला, इफेक्ट डाला, कॉलोनियल पीरियड में किस तरह से उन पर इम्पैक्ट हुआ, वो कल हमने देखा। आज हम बात करेंगे कि कुछ ट्राइबल्स शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स जो थे, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घुमंतू थे, खाना बदोश थे, उनके उनके साथ क्या हुआ, उनके पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, व्हाट हैपन टू द शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स। ठीक है। अब है, देखिए, फर्स्ट पॉइंट है द ब्रिटिश वर्क अनकंफर्टेबल विद ग्रुप हु मूव्ड अबाउट एंड डिडंट हैव फिक्स्ड होम। जो हम ब्रिटिश थे, वो उन ग्रुप्स, खासकर उन ट्राइबल्स जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते थे, उनको उनसे थोड़े ज्यादा ही परेशान थे, उनके साथ अनकंफर्टेबल थे, जिनका खुद का फिक्स होम नहीं था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेवल करते रहते थे। ठीक। किस तरह से थे, क्यों परेशान थे? दे वांटेड, हाँ, यस, गुड, दे वांटेड ट्राइबल ग्रुप टू सेटल डाउन एंड बिकम पीजेंट कल्टीवेटर। वो चाहते थे कि ये जो ट्राइबल ग्रुप घूम रहे हैं इधर से उधर, वो एक जगह सेटल डाउन हो जाए और अपना कल्टीवेटर करें, रुककर किसान खेती करें। सेटल pigeons were easier to control and administrator than people who were always on the move. सेटल जो पीपल हैं वो ज्यादा उनके लिए इजियर कंट्रोल कर सकते हैं ब्रिटिश उन पर, क्योंकि ये जो है बेटा, उनसे वो क्या कर सकते हैं, लगान ले सकते हैं। वो बोले उन पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, उनको एक जगह रहेंगे तो हमें पता रहेगा उनके पास कितनी जमीन है, कितने कैटल्स हैं, उनके ऊपर भी टैक्स लगाना है। तो ये सब के लिए उनको चाहिए था कि ये लोग एक जगह इकट्ठे रहें। तो द ब्रिटिशर आल्सो वांटेड ए रेवेन्यू सोर्स फॉर द स्टेट। वो चाहते थे कि किसी तरह रेवेन्यू मिलता रहे, लगान हासिल होता रहे। सो दे इंट्रोड्यूस लैंड सेटलमेंट्स। तो उन्होंने बताया कि भाई हम आपको, उनके सामने स्कीम भी रखी कि आप अपने को हम जमीन देंगे, फॉरेस्ट में जमीन दे देते हैं, हम जमीन नाप लेते हैं और आपको एक जमीन पर रखकर वहां से हम आपसे रेवेन्यू लेंगे। तो इस तरह उन्होंने जमीन को मापने का भी कार्यक्रम शुरू किया। सम peasants were declared landowners, other tenants. The tenants were to pay rent to the landowner, who in turn paid revenue to the state. ठीक है, कुछ जमीनों के मालिक डिक्लेयर किए गए, लैंड ओनर्स, और कुछ उनके जो जमीनों के अंदर रेंट पर लेकर उनसे काम करते थे। तो जो रेंट देते थे, सम पीजेंट्स वर डिक्लेयर्ड लैंड ओनर्स बेटा। तो और टीनेट्स क्या करेंगे? टीनेट्स उनको रेंट पे करेंगे लैंड ओनर्स को, और उस उनके थ्रू रेवेन्यू किसके पास जाएगा? स्टेट के पास रेवेन्यू पहुंच जाएगा। एंड सेकंड पॉइंट, द ब्रिटिश एफर्ट टू सेटल झूम कल्टीवेटर वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल। झूम कल्टीवेटर जो करते थे उनको सेटल करना काफी आसान नहीं था, और उसमें वो सक्सेस भी नहीं हो पाए। Settled bluff cultivation is not easy in areas where water is scarce and the soil is dry. जो सेटल प्लफ कल्टीवेटर से उस एरिया में भी जो पानी की कमी है या सॉइल ड्राई है, वहां भी इनको प्रॉब्लम आ रही थी। इनफैक्ट झूम कल्टीवेटर्स हु took to bluff cultivation often suffered since their fields didn't produce good yields. यहाँ तक कि जो झूम कल्टीवेटर थे, जो खेती करते थे, वो भी कई प्रकार की फील्ड संबंधी कारणों से, क्योंकि उनकी जरूरी नहीं था कि उनके फील्ड पर अच्छी खेती हो, उनके अच्छे बीज हो उनके पास, अच्छा प्रोडक्शन हो उनके पास, तो ये भी है। अनमोल पूछ रहे हैं बेटा झूम कल्टीवेशन क्या है? बेटा इसको कल हमने डिस्कस किया था। अच्छा, कौन पूछ रहा है? अनमोल की आई थी ना। चल, अच्छा अच्छा। तो कल आप क्लास में नहीं थे क्या बेटा? इसकी वीडियो मैं आपको भेज दूंगा कल के सेशन की भी, वहां आप देखना, वहां हमने इसको डिस्कस किया अच्छी तरह।
So the Jhum cultivators in northeast India insisted on continuing with their traditional practice. तो जो झूम कल्टीवेटर्स है वो अपने पुराने तरीकों पर ही लगे रहे, वो कभी भी सेटल होने के बारे में उन्होंने नहीं सोचा। तो ब्रिटिश के सामने ये बड़ी प्रॉब्लम थी कि किस तरह से इनको एक जगह लाया जाए, इकट्ठा किया जाए। ठीक है, फेसिंग वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट द ब्रिटिश हैज टू अल्टीमेटली अलाउ देम टू राइट टू कैरी ऑन शिफ्टिंग कल्टीवेशन। कई जगह पर बड़े पैमाने पर बेटा विद्रोह होने शुरू हो गए। ठीक है, कि भाई जो हमारे परंपरागत तरीके हैं उनको आप क्यों छीन रहे हो। तो ब्रिटिश ने फाइनली क्या किया, अल्टीमेटली अलाउ कर दिया कि आप जिस तरह से शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते आ रहे हैं फॉरेस्ट के इलाके में, सम पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट, आप करते रहिए। जिन्होंने विद्रोह किया, जिन्होंने प्रोटेस्ट किया, उनकी बात हो रही है। ठीक है, सो नेक्स्ट जो टॉपिक है, अब इन्होंने क्या किया कि भाई सब कुछ करके देख लिया, मुखियाओं की ताकतों पर अपना प्रतिबंध लगाना शुरू किया। फिर ये जो झूम कल्टीवेटर करते थे इनको रोकने की कोशिश की, जो ज्यादा सफल नहीं हुई, क्योंकि वो घुमंतु थे तो थे, उनके अपने ट्रेडिशनल थे तो थे। लेकिन उन्होंने अब एक कार्य किया, फॉरेस्ट लॉ, वन कानून, आप देख रहे होंगे अपनी बुक में, फॉरेस्ट लॉ, फॉरेस्ट लॉ लागू किया, जिससे इस लॉ के द्वारा जैसे हमने देखा था पीछे कि किस तरह किसानों की जमीन को और राजाओं को हड़पने के लिए इन्होंने कई तरह की संधियां लाई, है ना, सहायक संधि हमने पढ़ा उसमें, और और भी दूसरी मुनरो व्यवस्था, इसको डिस्कस किया। और साथ साथ तो हम बात कर रहे थे द ब्रिटिश फॉरेस्ट लॉ की, कि फॉरेस्ट लॉ किस तरह से इम्पैक्ट डाला इन्होंने। हर तरह के काम करके देखे, किस तरह से जमीनों पर कब्जा किया था, जो हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा, राजाओं को किस तरह से कई तरह की संधियां लगाकर धीरे धीरे पॉलिसी बनाकर उनकी जमीनों पर कब्जा किया। अब बारी थी जो फॉरेस्ट की, तो फॉरेस्ट पे किस तरह से लॉ लाकर इन्होंने उसको अपने अधिकार क्षेत्र में लाया। देखिए, जिसमें पहला पॉइंट है, द ब्रिटिश एक्सटेंडेड देयर कंट्रोल ओवर ऑल फॉरेस्ट एंड डिक्लेयर दैट फॉरेस्ट वाज स्टेट प्रॉपर्टी। सबसे पहले फॉरेस्ट को इन्होंने राष्ट्रीय संपदा घोषित कर दिया कि फॉरेस्ट जो है, वन जो है, राष्ट्र की संपत्ति हैं। नंबर टू, सम ऑफ द फॉरेस्ट वर क्लासिफाइड एज रिजर्व फॉरेस्ट। कुछ फॉरेस्ट को इन्होंने रिजर्व कर दिया, आरक्षित कर दिया। फॉर किसके लिए, दे प्रोड्यूस टिम्बर विच दे ब्रिटिश वांटेड, जो केवल लकड़ियां ही, लकड़ियों के लिए कर दिया कि लकड़ियां प्रोवाइड करेंगे, किसके लिए, ब्रिटिश के लिए। जब ब्रिटिश चाहते थे अपने घर बनाने के लिए या अन्य चीजों के लिए, रेलवे लाइंस डालनी शुरू कर दी गई थी, तो उस समय के लिए लगातार इनको लकड़ियों की जरूरत थी, तो वो उसके लिए फॉरेस्ट रिजर्व कर दिए। थर्ड पॉइंट, इन दीज फॉरेस्ट पीपल वर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली। जो रिजर्व फॉरेस्ट है उसमें पीपल मूव नहीं कर सकते थे, चाहे वो ट्राइबल थे। प्रैक्टिस झूम कल्टीवेशन, कलेक्ट फ्रूट्स और हंट एनिमल्स, वहां ना झूम कल्टीवेशन कर सकते थे, ना फ्रूट इकट्ठा कर सकते थे, और यहां तक कि एनिमल्स को, जानवरों का शिकार भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने उसको रिजर्व कर दिया गया था। तो ऐसे में जो फॉरेस्ट के अंदर रहने वाले लोग थे, जो फॉरेस्ट में रहने वाले पीपल थे, उनका क्या, जो पूरी तरह से फॉरेस्ट पे डिपेंड थे, उनका क्या, तो उनको तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने ही वाली थी। Many were therefore forced to move to other area in search of work and livelihood. अपने जीवन यापन के लिए उनको फोर्सफुली अब क्या करना पड़ा, एक स्थान दूसरे स्थान पर मूव करना पड़ा, दूसरे शहरों की ओर जाना पड़ा,
अपने काम धंधे बदलने पड़े जो फॉरेस्ट में वो करते थे, जो फॉरेस्ट में वो काम धंधे किया करते थे। बट once the British stopped the tribals from living inside the forest, they faced a problem. तो अब इन्होंने प्रतिबंध तो लगा दिए बेटा, ठीक है, प्रतिबंध तो लगा दिए, लेकिन इससे ब्रिटिश के सामने ही प्रॉब्लम आने लगी। क्या प्रॉब्लम आने लगी देखिए। Once the British stopped the tribal from living inside the forest, they faced a problem. प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई जब उन्होंने ट्राइबल्स को फॉरेस्ट में रुकने से मना कर दिया और उनको फॉरेस्ट से जाना पड़ा, कई ट्राइबल्स को अपने काम धंधे चेंज करने पड़े। तो क्या प्रॉब्लम आई देखिए। नंबर एक, फ्रॉम वेयर वुड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गेट इट्स लेबर टू कट ट्रीज फॉर रेलवे स्लीपर एंड टू ट्रांसपोर्ट लोग्स। भाई जो मजदूर पेड़ों को काट रहे थे ब्रिटिश के लिए, रेलवे स्लीपर्स, रेलवे लाइंस डल रही थी, तो जो उसमें उसमें पहले क्या होता था बेटा, लकड़ियां। आजकल तो आप देखते हो कंक्रीट, दो रेलवे लाइन को जोड़ने के लिए कंक्रीट के पिलर होते हैं ना बीच में, उसकी जगह पहले लकड़ियां थी, वुड लगती थी। तो उनको काटने के लिए आपको लेबर चाहिए थी, और लेबर क्योंकि चली गई थी, जब आपने ट्राइबल्स को वहां से हटा दिया तो लेबर बची कहाँ। तो ये प्रॉब्लम उनके सामने क्रिएट होने लगी। और किस तरह से जंगलों में से ट्रांसपोर्ट करके लोग, यानी लकड़ी के लोग, यानी लकड़ी के गट्ठे बड़े बड़े, उनको किस तरह से लाया जाए वापस, किस तरह से उनको ट्रांसपोर्ट करके शहरों तक पहुंचाया जाए जिससे और चीजें बनाई जा सकें। ये प्रॉब्लम उनके सामने आने लगी क्योंकि लेबर तो सारा चला गया फॉरेस्ट से। तो colonial officials came up with a solution, ठीक है। They decided they would give Jhum cultivators small patches of land in the forest. अब उनको रिझाने के लिए, अब वापस जंगल में लाने के लिए उन्होंने एक दांव खेला। एक बोला कि चलो हम आपको फॉरेस्ट के अंदर छोटे छोटे स्मॉल पैच दे देंगे, टुकड़े दे देंगे जमीन के, स्मॉल पैचेस यानी छोटे छोटे टुकड़े, जमीन के टुकड़े, कि आप वहां पर अपना खेती कर सकते हो, जिससे जो ट्राइबल फॉरेस्ट छोड़ के गए वो वापस गांवों में आ जाए और उनको क्या मिल जाए, क्या मिल जाए बेटा उनको, लेस, उनको लेबर मिल जाए। देखिए अपनी जरूरत के हिसाब से किस तरह उन्होंने अपनी लॉ, खुद की लॉ चेंज कर देते हैं। पहले तो फॉरेस्ट लॉ में उनको मना कर दिया कि भाई ये हमारे रिजर्व फॉरेस्ट है, इससे हमें लकड़ियां प्राप्त करनी है, आप यहाँ से जाइए। और जब उन्होंने देखा कि लेबर कम हो गया, अब लकड़ियां काटेगा कौन, कौन लेके जाएगा यहाँ से जंगल से, तो उसको लेकर उन्होंने अपने ही लॉ में थोड़ा चेंज लाया, अमेंडमेंट लाए और बोलने लगे कि भाई आप कर सकते हैं। सो इन मैनी रीजंस,
इसको लेकर उन्होंने एक और बात की कि सो इन मैनी रीजंस द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश फॉरेस्ट विलेज। अधिकतर इलाकों में एक लास्ट पॉइंट में क्या है कि उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एस्टैब्लिश किए फॉरेस्ट विलेज, गांव में वनों में ही वन गांव बनाए, ये इंश्योर करने के लिए कि उनको लगातार लेबर की सप्लाई होती रहे, रुके नहीं। ये काम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने संभाला। ठीक है, वन विभाग जो ब्रिटिश का था, वन विभाग, उसने ये रखा कि भाई गांवों फॉरेस्ट के अंदर गांव बने रहें, जिससे उनको लगातार लेबर मिलती रहे। तो ये था आपका वन कानून, और किस तरह उन्होंने वन कानून लाए। आज हमने इन टॉपिक्स में डिस्कस किया कि वन कानून के द्वारा उन्होंने पहले तो इनको बाहर निकाला कि भाई ये एक आरक्षित क्षेत्र है, हमें लकड़ियां चाहिए, आप अपने पशुओं को चरा भी नहीं सकते यहाँ पर अगर, ठीक है। और साथ साथ आप कोई फ्यूल भी यूज नहीं कर सकते, जलाऊ लकड़ी का भी यूज नहीं कर सकते। ठीक है, जलाओ लकड़ी का भी प्रबंध नहीं कर सकते अपने भोजन के लिए, अपने रसोई के लिए। तो आप यहाँ से जाइए। बाद में जब उनको दिखाई दिया कि इससे तो हमें ही प्रॉब्लम आ गई है, हमारी लेबर चली गई है, हम कैसे लकड़ियां काटेंगे, कैसे अपने कारखानों तक लेके जाएंगे, ट्रांसपोर्ट करके लेके जाएंगे। तो प्रलोभन देकर उनको दोबारा वहां पर छोटे छोटे लैंड के टुकड़े दिए गए अपना कल्टीवेशन करने के लिए, और इंश्योर किया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कि ये जो वन गांव हैं ये बने रहें लगातार, और इसमें हमें लगातार लेबर जो है प्रोवाइड होती रहे, लेबर प्रोवाइड होती रहे। ठीक है, तो आज के लिए बेटा यही टॉपिक है, आज का हमारा यही सेशन है। कल हम इसको फर्दर आगे डिस्कस करेंगे अपने सेशन में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर, गुड डे।